एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। पीओके में इस वक्त बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। किस रूट से पाकिस्तानी सेना आती है, कहां कहां से पाकिस्तान से सेना और पुलिस को भेजा जाता है, सबका एक रूट मैप तैयार किया जा रहा है। पीओके में बहुत बड़े स्तर पर इस वक्त घेराबंदी की जा रही है। पीओके के एक तरफ एलओसी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। अगर पीओके और पाकिस्तान का रास्ता बंद हो गया तो पाकिस्तानी सेना पीओके में फंस कर रह जाएगी, चारों तरफ से घिर जाएगी। ठीक वैसी ही घेराबंदी 1971 में बांग्लादेश में भी की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ा था। पीओके के अंदर आजादी की क्रांति शुरू हो गई है। एलओसी पर हालात बहुत नाजुक हो चले हैं। कल युद्ध को लेकर भारत ने एक बहुत बड़ी टेस्टिंग की, जिसके नतीजे ने पाकिस्तान को और चौंका दिया, और अब पीओके ने युद्ध का बिगुल बजा दिया है। ये है कोहाला ब्रिज। इस पुल को गेटवे ऑफ पीओके भी कहा जाता है। ये ब्रिज पीओके को पाकिस्तान से जोड़ता है। इसी ब्रिज से मुनीर की सेना रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा से आती है, और पीओके अब ये ब्रिज बंद करने वाला है, पाकिस्तान को पीओके से काटने वाला है। ये है करोट ब्रिज। ये ब्रिज पीओके के कोटली में आता है। ये पुल पीओके को इस्लामाबाद से जोड़ता है। सीपेट यानी चीन और पाकिस्तान के लिए ये पुल सबसे अहम है, और अब पीओके करोट ब्रिज को बंद करने वाला है। इस रास्ते से पाकिस्तान पीओके में दाखिल नहीं हो पाएगा। यह पीओके का तीसरा सबसे अहम पुल धन गली ब्रिज है, जो पीओके के मीरपुर को पाकिस्तानी पंजाब से जोड़ता है। इस पुल के रास्ते पाकिस्तानी सेना के भारी भरकम हथियार एलओसी तक आते हैं। धनी गली ब्रिज भी बंद होने वाला है। यहां पर भी पाकिस्तानी सेना के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगने वाला है। यह है पीओके का आजाद पट्टन पुल। पीओके की पहाड़ियों के बीच यह इकलौता ब्रिज है जो रावलपिंडी से सीधे रावलाकोट, बाग, पल्लंदरी को जोड़ता है। झेलम नदी के ऊपर यह ब्रिज पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत अहम है, लेकिन पाकिस्तानी सेना का यह वाला रास्ता भी बंद होने वाला है। यहां पर भी मुनीर के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगने वाला है। यह है पीओके का 5वां सबसे अहम ब्रिज, राथोआ हरियाम ब्रिज, जिसको लोकल एरिया में इस्लामगढ़ पुल भी कहते हैं। यह पीओके से रावलपिंडी जाने का सबसे छोटा रास्ता है। यह पुल करीब 3 किलोमीटर लंबा है। यहां से 4 घंटे में लाहौर और 2.5 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचा जा सकता है। पाकिस्तान पीओके के बीच सबसे नया पुल भी बंद होने वाला है। यहां से किसी भी पाकिस्तानी नंबर की गाड़ियों पर रोक लगने वाली है। पीओके से पाकिस्तान को जोड़ने वाले ये 5 पुल अगर बंद कर दिए जाएं, अगर इन पुलों को उड़ा दिया जाए, पुल को अगर तोड़ दिया जाए, तो मुनीर पाकिस्तान से सेना को ना पीओके भेज पाएगा, और जो सेना पीओके में है वो 2 तरफा फंस जाएगी। पीओके अब यही करने वाला है। पीओके में इसी की तैयारी हो रही है। एक दिन ये लावा जब फट जाएगा, हम ये 5 पूरे 5 जो पॉइंट हैं और पुल जो है ये बंद कर लेंगे, तो फिर ये किधर से जाएंगे। मैंने उस दिन को भी यहाँ था हाथों को कहा था कि ये सोच लो कि तुमने 5 जो पुल क्रॉस करके आए हो, इनसे तुमने वापस पार जाना है, और अगर तुमने इनसे पार सही जाना है तो फिर तो ठीक है, वरना इन पुलों से नीचे तो मछलियों की खुराक मिलोगी। जिन रास्तों से पाकिस्तानी सेना मुजफ्फराबाद आती है, जिन रास्तों से मुनीर कातिलों को भेजता है, उन रास्तों को बंद किया जा रहा है। शहर के अंदर हर उस रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है जहां से पाकिस्तानी आर्मी की एंट्री हो सकती है। रोड बंद करी क्योंकि क्या खतरा सारे की गठिया जाते सारे काफिले जलाए सन। अच्छा सारे काफिले नहीं पहुंचे क्योंकि अगे
केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोर्ट बिल्कुल कोल है। नहीं गड्डियां बड़ी ऐ तो कोई ड्रम शम लाई रह गया। ये आपको इंतजाम लानी है कि फिलहाल बंदे गहना जान रेंज लगे खलते हुए सारे इकट्ठे उस तो बाद देखो जी जनाब जी तुम दसने रबला कोर्ट ने एरिया जनाब जहाज फिरी जाए तकने सो हेलीकॉप्टर तकने सो रबला कोर्ट ने एरिया जहाज फिरना लगे आवाम सारी बाहर निकली हुई है। पीओके के अंदर बहुत बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। अगले 48 घंटे में कुछ बहुत धमाकेदार होने वाला है। अगले 48 घंटे अहम तरीन घंटे हैं। इन घंटों में फैसला होगा कि मुज़ाकरात होने लगे हैं या फिर कोई तसादम होता है और खून की होली खुदा न खास्ता खेली जाती है। रात होते ही पीओके में ब्लैकआउट कर दिया जाता है, लेकिन इस अंधेरे में जो बातें गूंज रही हैं, वो मुनीर को कई रातों तक सोने नहीं देंगी। जिंदगी और मौत का एक बार होता ही नहीं, मरना है, सबने मरना है। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं मरेगा। हमसे पहले वाले भी मरे, हमसे बाद वाले भी मरेंगे और हम भी मरेंगे। तो आइए इज्जत के साथ जिएंगे और इज्जत के साथ मरेंगे। फैसला करें, इज्जत के साथ जिएंगे और इज्जत के साथ मरेंगे। क्योंकि वो लोग जो चोर साबित हुए, वो लोग जो धोखेबाज साबित हुए, वो लोग जो नजरबाज साबित हुए, उनको अब हमारे दोबारा अपने घरों में, अपने इलाके में, अपने दिलों में उनको अब हम जगह नहीं देंगे। किसी सूरत हम जगह नहीं देंगे। अगर आप में से कोई भी आदमी अगर आप उनको रास्ता देने की कोशिश करेगा लोगों, तो वो अपनी नस्लों का गद्दार है। वो इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने बुच्चे बच्चों का गद्दार है, यानी वो आने वाली नस्ल का गद्दार है। पाकिस्तानी आर्मी मजहब को हथियार बनाकर हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती थी। अब यही हथियार मुनीर के खिलाफ हो गया है। पीओके की मस्जिदों से इनकलाब सुनाई देने लगा है। जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है, लोगों से गुजारिश है कि अपने साथ जरूरी साजो सामान गाड़ियां मोटरसाइकिल लेके कैंट ग्राउंड में पहुंचे। गांव के ख्वातीन, बच्चों, बुजुर्गों से गुजारिश है। पीओके ने इस लड़ाई को जिहाद बना दिया है, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जिहाद। पीओके के मौलवी मौलाना घरों में जा जाकर लोगों को जिहाद के लिए बुला रहे हैं। खुदा की कसम करके कहता हूँ कि अभी अगर हम नाकाम हो गए तो हमारी आने वाली 7 पुश्तों तक हमारी नस्ल कीड़े और मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजारेगी। ये हमारी जिंदगी है, हम डेली मरते हैं। आज हमारे हालात देखें, किन हालात के साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं। महंगाई की वजह से, जुल्म की वजह से, तशद्दुद की वजह से, बर्बरियत की वजह से, सफाकियत की वजह से, और डेली आस मर रहे हैं, लेने और डेली मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। और इस गला बेहतर रहा कि या सीने ऊपर गोली खाए तो शहादत की मौत, दिलेरों वाली मौत हो। जब पीओके की ज्वाइंट अवामी कमेटी ने प्रदर्शन की कॉल दी थी, तब तक ये एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी ने गोलियां दागनी शुरू की, उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी। कुत्तों की तरह यहाँ पर घरों में घुसे हैं और घरों की तोड़ फोड़ की है और ये हालत की है जी। ये देखें, ये इस घर में जो शैल ये मौजूद है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। हाँ, ये रबर बुलेट्स के लिए ये इन्होंने इस्तेमाल किया 12 बोर का। हाँ, ये आप शेल्स देख सकते हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से दोबारा से वो शीदगी शुरू हो गई है। पाकिस्तानी सेना को पीओके का विरोध दबाने का ऑर्डर मिला था, लेकिन पीओके में मुनीर की सेना ने लूट मचानी शुरू कर दी, घरों में घुसकर चोरियां शुरू कर दी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावला फोर्ट में और इस वक्त आप मेरे आंखों में देख सकते हैं कि एफसी इस्लामाबाद पुलिस और एजे की पुलिस की जानिब से इस घर की क्या हालत बनाई गई है। पूरे इस घर के शीशे तोड़ दिए गए और इस घर के जो कर्दस है उसको पामाल किया गया है। घर की 4 दीवारी को पामाल किया गया है और यहाँ पर मौजूद उस वक्त खवातीन थी, बच्चे थे, उनको हरासा किया गया है। ये गेट तोड़ कर अंदर घुसे हैं वो। और ये देखें शीशे दिखाएं, ये पूरा घर
तोड़ दिया इन्होंने, शीशे तोड़े। वो माजरत के साथ जो एफसी नहीं थी, रेंजर थी। अच्छा, ये अंकल जी आप बताएं मजीद। आर्मी यूनिफॉर्म में थे। अच्छा। और रेंजर थे वो। अच्छा। कोई एफसी या हमारी आजाद कश्मीर पुलिस नहीं थी। अच्छा। वो सिंध के थे, पश्तू भी स्पीकर थे। अच्छा। बड़े बड़े कद। पाकिस्तानी आर्मी मोटरसाइकिल तक चोरी कर रही है। जब उनको रोका गया तो उन्होंने बाइकों में आग लगा दी। जो सामने आया उसको गोली मार दी। ये मोटरसाइकिल 4 सड़ी है, 4 मोटरसाइकिल है। देखो ये मोटरसाइकिल का मारो जी, ये मोटरसाइकिल 4 सड़ी है। इन्हें नवे मोटरसाइकिल इन देसा जी, इन्हें आसान है कि जिसने मोटरसाइकिल हो ये नवे मोटरसाइकिल की इन देसा इन्हें की। हाँ, आसिम मुनीर पीओके को पाकिस्तान की गर्दन की नस कहता है, लेकिन इस नस को खुद पाकिस्तानी सेना काट रही है। पीओके में खून बहा रही है। हमारे दिफा में जो मेन नुक्ता है, सबसे मेन नुक्ता वो ये है कि कश्मीर को आजाद करवाना है पाकिस्तान की फौज ने भारतीय फौज के साथ जंग करके। ये बताया गया हमें हमेशा। इसकी कोई टाइमलाइन बता दें कि अब बजट इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो किस दिन कश्मीर आजाद हो जाएगा, थोड़ा ये भी बता दें। पीओके में जो अपना हक मांग रहा है, जो आवाज उठा रहा है, उस पर गद्दार की मुहर लगा दी जा रही है। अब ये हाल हो गया है, पूरे पाकिस्तान में मुनीर को सिर्फ गद्दार ही नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान दहशतगर्द, केपीके दहशतगर्द, जीपी दहशतगर्द, इमरान खान दहशतगर्द और उमर नजीर दहशतगर्द। मुझे वतन कौन रह गया है? कोई रह गया है? चोरों का टोला जो है वो मुझे वतन रह गया। पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है पीओके में सब सही हो गया है, जिंदगी नॉर्मल हो गई है, जबकि पीओके पूरी तरह से बंद है। ना कोई दुकान खुली है, ना इंटरनेट चल रहा है। ये है मेरा प्यारा केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। यार मीरपुर, जहाँ पे इस टाइम दुकानें बंद, ATMs बंद, इंटरनेट सर्विस भी बंद है यार। क्या बंद मतलब बंद, लेकिन इस बंद का फायदा ये है आप लस्सी के साथ भी खा सकते हैं और चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं। 1947 में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला किया था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ। जितना हिस्सा भारतीय सेना ने आजाद करवाया, आज वो जम्मू कश्मीर है जो पाकिस्तान के पास रहा। वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहलाता है, और ये उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन गई। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, यहाँ पर करेंसी और है, वहाँ पर करेंसी और है। यहाँ पर 3 बजे हैं, वहाँ पर 2:30 बजे हैं। वहाँ की ज़बान और है, वहाँ का रिलीजन और है, यहाँ की ज़बान, यहाँ का रिलीजन और है। तो इत्थे पेट्रोल है 414, उत्थे जे 100 रुपए तकरीबन लीटर। ये पेट्रोल की मैं माजरत चाहता हूँ। हर पीओके वाले का सपना है LOC पार कर हिंदुस्तान वाले कश्मीर में बसना, यहाँ पर जिंदगी गुजारना, क्योंकि पीओके को पाकिस्तानी आर्मी ने जहन्नुम बना दिया है। कुछ होश के नाखुन लेने चाहिए और हालात को ठीक करना चाहिए, और हर मुखालिफ को, हर उठती हुई मुखालिफ आवाज़ को जो है कि उसको आप मुल्क दुश्मन मत करार दें, उसको गद्दार मत करार दें। ये रविश जो है 70 साल से आपने पूरा पाकिस्तान गद्दार करार दे दिया। आपने बलोचों को भी, पठानों को भी, सिंधियों को भी, कौम परस्तों को भी, सराइकियों को भी, सारे हो गए। तो पाकिस्तान में रह कौन गया बाकी जो वतन? या ये सोच है, ये फिक्र है, बदलने की जरूरत है। आसिम मुनीर को लगा था पीओके में उसकी गोलियों की गूंज सिर्फ पीओके तक सुनाई देगी, लेकिन यही मुनीर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पीओके अब इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। इंग्लैंड में लगभग 10 लाख लोग पीओके से रहते हैं। 70% लोग मुख्य रूप से पीओके के मीरपुर, कोटली और भिम्बर जिलों से आते हैं। इन्हें इंग्लैंड में मीरपुरी समुदाय के रूप में जाना जाता है। मुनीर की गोली का जवाब लंदन में गूंजने लगा है।
वक्त भी बहुत गजब खेल दिखाता है। लंदन में पाकिस्तान खालिस्तानियों को फंडिंग देकर भारत के खिलाफ नारेबाजी करवाता था। आज उसी लंदन में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने पाकिस्तान को पीओके वाले गालियां दे रहे हैं। आसिफ मुनीर जैनी मरीज ये जी हाई कमीशन के बाहर हम लोग फिर आए हुए। आज हमारा प्रोटेस्ट है। आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो जंगें बंद करा रहा है। ओ भाई, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के लोगों का जो राइट है वो तो आप लोग दे नहीं रहे। आप लोगों ने कौन सी जंग बंद करानी है? जहनी मरीजों सारे आप लोग। इंग्लैंड में पीओके वाले एक बड़ा वोट बैंक भी हैं, जिसका असर दिखने भी लगा है। इंग्लैंड खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ सामने आने लगा है। पाकिस्तान और चीन ने यूएन में बीएलए को ग्लोबल आतंकी संगठन घोषित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिस पर इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस ने वीटो लगा दिया। ये मुनीर के गाल पर बहुत करारा थप्पड़ पड़ा। ये वतन हमारा है, इसके हुकूमत हम करेंगे, इस पे हुकूमत हम करेंगे, इसकी हकें हम लड़ेंगे, इसकी हकें हम लड़ेंगे। ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है। इंग्लैंड जिस मुद्दे को उठाता है वो मुद्दा यूरोप का मुद्दा बन जाता है। ये बात मुनीर भी जानता है, तभी वो पीओके से पीछे हटना चाहता है। लेकिन ऐसे होगा तो पाकिस्तानी सेना में उसका ग्राफ गिर जाएगा। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई हिंदुस्तान का डर दिखाकर अरबों रुपए का बजट लेती हैं, जिसका हिसाब अब पाकिस्तानी जनता मांगने लगी है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामियां खत्म करने का तरीकाकार क्या होगा? क्योंकि लगातार पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये दहशतगर्दी का ग्राफ नीचे कैसे आएगा, इसकी भी कोई टाइमलाइन बताएं, कैसे करेंगे? बजट जरूर बढ़ाना चाहिए, दिफा का बजट बढ़ाएं, लेकिन काम भी करें ना। आप जब भी किसी को पैसा देते हैं तो आप पूछते हैं कि तुमने कितना काम किया, क्या काम किया। तो बतौर पाकिस्तानी हमारी पूरी कौम का ये हक है कि हम पूछेंगे, जनाब हम इतना बड़ा दिफाई बजट दे रहे हैं, हमारे दिफा के लिए क्या किया जा रहा है? क्या कश्मीर आजाद करवा लिया जाएगा? भारत ने पाकिस्तान के पानियों के ऊपर जो कब्जा कर लिया है, जो लगातार वो रास्ते बनाता जा रहा है, डैम बनाता जा रहा है, क्या उन्हें गिरा दिया जाएगा? डैम्स को पाकिस्तान का पानी आजाद करवा लिया जाएगा? ये सवाल भी पूछना चाहिए। आसिम मुनीर हिंदुस्तान की बराबरी करना चाहता है। भारतीय सेना जैसी ताकतवर सेना पाकिस्तान में तैयार करना चाहता है, लेकिन इसके लिए न पाकिस्तान के पास पैसे हैं और न तकनीक। मुनीर पाकिस्तानियों के मुंह से निवाला छीनकर गोलियां खरीद रहा है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो पैसा है वो स्पेंड कर रहा है भारत, और हालत हमारी खराब होती जा रही है। और हम वही ऐसे वो जो अक्सर हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी होता होगा, पाकिस्तान में तो होता ही है कि जो गरीब रिश्तेदार होते हैं ना, वो अमीर रिश्तेदारों को देख कर के भाई ये वाले रिलेटिव जो हैं इनके घर में तो ये वाला सोफा रखा है और ये वाला फ्रिज रखा है और ये चीजें रखी है, तो वो भी किसी ना किसी तरीके से जो है वो इंस्टॉलमेंट पर, कर्जे पर या किसी तरीके से वो भी कोशिश करते हैं कि उनके घर में भी वही सामान आ जाए जो उनके। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कह लीजिए जो अमीर रिलेटिव है उनके घर में है, और इस वक्त पाकिस्तान की हालत कुछ वैसी ही है। अरे आप अपने आप को देखिए, आप अपने बजट को देखिए, आप अपने IMF वर्ल्ड बैंक के जो आपके चक्कर लगा करते हैं, जो बार बार आप जाकर वहां से पैसा मांगते हैं, और उसके बाद आपको UAE से और सऊदीया से और शायद ही कोई कंट्री छोड़ी होगी 2-4 के अलावा जिससे कि आपने पैसा ना मांगा हो। अभी UAE ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया तो हमारी हालत खराब हो गई, और वो पैसा देने के लिए हमारे पास था नहीं, तो हमने जी सऊदीया से लेकर और आगे जो है वो UAE को दे दी। इस वक्त भारत और पाकिस्तान में जंग की तैयारी चल रही है।
ये तैयारी बहुत बड़े युद्ध की है। ये युद्ध पीओके पर भी हो सकता है, सर क्रीक पर भी हो सकता है, लाहौर या सिंध पर भी फ्रंट खुल सकता है। इस जंग से पहले हिंदुस्तान ने अपना सुदर्शन चक्र और मजबूत कर दिया है। अगर दुश्मन भारत पर मिसाइल से हमला करेगा तो कैसे बचाव होगा, उसका टेस्ट भारत ने फुल नंबर से पास किया। लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल, मध्यम दूरी की एंटी शिप क्षमता के खिलाफ मल्टी लेयर डिफेंस को जांचने के लिए 10 और 11 जून 2026 को लगातार 3 फ्लाइट टेस्ट किए गए। चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर क्रूज मिसाइल, हर खतरे को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर डाला। इसके साथ भारत दुनिया के एलीट क्लब में शामिल हो गया है। सीधे शब्दों में समझाएं, अगर पाकिस्तान से बैलिस्टिक मिसाइल आती है या मुनीर क्रूज मिसाइल से भारत पर हमला करता है तो वो मिसाइल भारत के आसमान में दाखिल होते ही बर्बाद हो जाएगी। वहीं पाकिस्तान के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो भारतीय मिसाइलों को रोक सके। और इस बार जो तैयारी भारतीय सेना में की जा रही है वो आसिम मुनीर की सोच से परे है। पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की होगी। जो आमतौर पर अब तक युद्ध में 2 वेक्टर्स रहे, पहला सैनिक और दूसरा उसके इक्विपमेंट, लेकिन आज के युद्धों में कई बार सैनिक हमें सामने दिखाई ही नहीं देता है और जिस हथियार से आक्रमण किया जा रहा है वह भी सामने नहीं होता। न तो सैनिक है, न तो इक्विपमेंट है। राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम्स आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। साथियों, अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है। मुझे विश्वास है कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एक्सरसाइजेज में आपको अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार किया गया है। एक बात पाकिस्तान अच्छे से जानता है, हर साल हर बार हिंदुस्तान का हमला पहले से और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी क्या फैसला करेंगे, ये सोच ही पाकिस्तान का डिप्रेशन बढ़ा देती है, क्योंकि इस बार कुछ बहुत बड़ा होगा। अब इंडिया के अंदर एक नई गवर्नमेंट है, वो एक नया माइंडसेट है। वो कहते हैं जी कि हम तो स्ट्राइक करेंगे। हमने 2016 में की थी, हमने 2019 में की थी। अभिनंदन जब हमारे पास था 1-2 रात तो इमरान खान ने फ़ोन किया, मोदी ने कॉल ना ली, उन्होंने कहा वो कत्ल की रात थी। मतलब इस तरह के वो एक सख्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। एंड देन हमने ये पिछले 8-10 साल में ये देखा है कि वो ये कह रहे हैं कि घुस के मारेंगे एंड दे डिड समथिंग विच दे कैन ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। सो आपको लगता है कि पाकिस्तान की ये जो डिटरेंस है कि हम अपनी जो थ्रेश होल्ड है उसको नीचे कर रहे हैं, कि हम टेक्टिकल वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स की भी बात कर रहे हैं, लेकिन डिटरेंस इन दिस सेंस इज़ नॉट वर्किंग, या कि आप समझते हैं कि इंडिया विल ऑलवेज बी लाइक दिस कि हाँ जी हम उतना ही कुछ करेंगे विच विल नॉट क्रॉस द न्यूक्लियर थ्रेश होल्ड, जिस पे हम पाकिस्तान मजबूर नहीं होगा कि वो कोई इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल करे। पीओके में मैदाने जंग तैयार हो चुका है। भारत ने परमाणु हथियार भी तैनात कर दिए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग भी हो गई है और अब वक्त आ गया है यलगार का। ईरान अमेरिका युद्ध 24 घंटे में खत्म हो जाएगा या फिर बहुत भीषण हो जाएगा। हॉर्मुज में आज जहाज जहां थे वहीं खड़े रहे। ईरान ने वहां लंगर डाले, जहाजों पर आत्मघाती ड्रोन दागे। अमेरिका ने मिसाइल अटैक कर ईरानी ड्रोन को मार गिराया। मुस्तफा ने आज बहुत बड़ी बात कह दी। ट्रंप हॉर्मुज में ईरान की शर्तें मान लें
वरना फैसला अब तलवार से होगा। हॉर्मूज की लड़ाई अब ओमान की खाड़ी से हिंद महासागर तक जा पहुंची है। ट्रंप ने ईरानी जहाजों को रोकने के लिए ओमान के पूर्वी छोर में हिंद महासागर के मुहाने पर भी नाकाबंदी को सख्त कर दिया है। हॉर्मुज में कॉमर्शियल जहाजों पर हमले कौन कर रहा है? हॉर्मुज में तेल जहाजों पर मिसाइलें कौन मार रहा है? हॉर्मुज में अचानक विध्वंसक ड्रोन युद्ध क्यों छिड़ गया? तेहरान में जैसे ही ऐलान हुआ युद्ध ईरान ने जीत लिया है, अमेरिका को युद्ध में हरा दिया है, उसके 4 घंटे बाद ही हॉर्मुज में महायुद्ध छिड़ गया। अमेरिका ईरान के बीच ड्रोन युद्ध शुरू हो गया। अब सवाल उठता है, ये ड्रोन किसने भेजे? ड्रोन के निशाने पर किस देश के जहाज थे? सेंटकॉम का आरोप है कि हॉर्मुज में आत्मघाती ड्रोन ईरान ने भेजे थे। उनके निशाने पर वो कमर्शियल जहाज थे जो ओमान के कमांड पोस्ट से कोऑर्डिनेट कर हॉर्मुज को पार कर रहे थे। ईरान ने उन्हें रोकने के लिए जो आत्मघाती ड्रोन भेजे वो वन वे ड्रोन हैं। ये ऐसे ड्रोन होते हैं जो जहाज से टकराकर वहीं नष्ट हो जाते हैं। इन्हें मिशन से वापस नहीं बुलाया जा सकता। हॉर्मुज के ड्रोन युद्ध में अमेरिका ने कौन सी मिसाइलें चलाई, कैसे ईरानी ड्रोन मार गिराए, ये सब बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि हॉर्मुज में ताजा हालात क्या वैसे ही हैं जैसे ट्रंप बता रहे हैं। बड़बोले ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज सबके लिए खुला हुआ है। अमेरिका की नेवी सबके जहाजों को सिक्योरिटी दे रही है। यूएन की समुद्री एजेंसी का दावा है कि हॉर्मुज में अब तक 46 कमर्शियल जहाजों पर हमले हो चुके हैं। ड्रोन और मिसाइल हमलों में अलग अलग देशों के 14 सेलर की मौत हो चुकी है। 8 जून से 11 जून के बीच भारत के 3 जहाजों पर हमले हुए। 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। 11 जून को भारत के जहाज जलवीर पर ओमान के कोस्ट के पास हमला हुआ। 10 जून को भारत के जहाज MT सत्ते बोलो पर हमला हुआ। 8 जून को ओमान कोस्ट में ही भारत के जहाज MT मैरी वेक्स पर हमला किया गया। भारत के कड़े विरोध के बाद ट्रंप ने सफाई दी, हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि इन हमलों के पीछे ईरान है, जो अमेरिका को बदनाम करना चाहता है। ट्रंप के आरोपों के बाद ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज में नया ड्रोन युद्ध शुरू हो गया। ईरान ने हॉर्मुज में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कामिकाजे ड्रोन से हमले किए। इन्हें 2 सीरीज में लॉन्च किया। ईरान ने हॉर्मुज में नए हमले सिरिक पोर्ट और केशम आइलैंड से किए। केशम आइलैंड हॉर्मुज के पास ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है। हांगकांग से भी ज्यादा एरिया है। ईरान ने सबसे ज्यादा ड्रोन यहीं से लॉन्च किए। ईरानी ड्रोन को ओमान की खाड़ी से हॉर्मुज के बीच गश्त कर रहे अमेरिका के F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों ने हवा में ही मार गिराया। इसके बाद अमेरिका ने इराक के गोरुक और केशम द्वीप में ताबड़तोड़ हमले किए। वहां ईरान के रेडार सिस्टम को तबाह कर दिया। अमेरिका ने ईरान के कामिकाजे ड्रोन को मार गिराने के लिए AIM-9X साइड वाइंडर मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिन्हें F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट से लॉन्च किया गया। AIM-9X साइड वाइंडर मिसाइल में मॉडर्न इंफ्रारेड सीकर लगा होता है, जो ड्रोन के इंजन से निकलने वाली हीट को ट्रैक कर उसे हवा में ही मार गिराता है। अगर ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा है तब भी साइड वाइंडर मिसाइल से बचना नामुमकिन है। हॉर्मुज में ईरानी ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका ने AIM-120 एमरम मिसाइल का भी इस्तेमाल किया।
ये एयर टू एयर मिसाइल है जिसे फाइटर जेट से दागा जाता है। ये रात के अंधेरे और खराब मौसम में दुश्मन के ड्रोन को खोजकर उसे हवा में मार गिराती है। इनमें खुद का रेडार होता है, इसीलिए इसे फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है। अगर ईरान का कोई ड्रोन मिसाइलों के अटैक से बचते हुए अमेरिकी जहाजों के पास पहुंच जाता है तो अंतिम पंक्ति में खड़ा डिफेंस सिस्टम मोर्चा संभाल लेता है। इसे फालैंक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम कहते हैं। ये एआई बेस्ड रैपिड फायर सिस्टम है। ईरानी ड्रोन के बहुत करीब आने पर रेडार गाइलेंट गैटलिंग गन मोर्चा संभालती है। ये गन 1 मिनट में 4500 राउंड गोलियां दागकर ड्रोन के परखच्चे उड़ा देती है। अब सवाल उठता है कि हॉर्मुज में ड्रोन युद्ध के बाद क्या सूरत हाल है? क्या कॉमर्शियल जहाज हॉर्मुज को पार कर पा रहे हैं? क्या ईरान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है? 24 घंटे में हॉर्मुज से एक भी जहाज नहीं निकला है। कुछ जहाज ट्रांसपोंडर बंद कर अंधेरे में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को बता दिया है कि हॉर्मुज उसकी रेड लाइन है। ईरान हॉर्मुज पर अमेरिका की कोई शर्त नहीं मानेगा। डील में हॉर्मुज खोलने को लेकर बात चल रही है। ये बात क्या है जो बार बार बनते बनते बिगड़ जाती है? ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल नहीं होगा। किसी भी जहाज से ईरान और ओमान ट्रांजिट फीस नहीं ले पाएंगे। मुस्तफा का जवाब है कि ईरान ट्रांजिट फीस नहीं वसूलेगा मगर सर्विस टैक्स जरूर लेगा। हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। हमने इस रीजन के अन्य देशों और उन देशों के साथ भी परामर्श शुरू कर दिया है जिनके लिए हॉर्मुज स्ट्रेट महत्वपूर्ण जलमार्ग है। उदाहरण के लिए ये जलमार्ग चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून के परिप्रेक्ष्य से भी व्यापक समीक्षा की है। पारगमन शुल्क लेना स्वीकार्य नहीं माना जाता है, लेकिन प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क लेना पूरी तरह से स्वीकार्य है। अब सवाल उठता है कि ईरान कहां पर जहाजों से पैसे वसूल रहा है, जिसे रोकना ट्रंप के बूते की बात नहीं है। हॉर्मुज के पास केशन द्वीप और लारक द्वीप के बीच का जो समंदर है, ईरान ने उसे चेक पॉइंट में बदल दिया है। यहां से जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए IRGC की पर्ची लेनी पड़ती है। इस पर्ची को लेने में 2 से सवा 2 लाख तक रकम खर्च करनी पड़ती है। अमेरिकी सैंक्शन से बचने के लिए ये रकम क्रिप्टो करेंसी या चीनी युआन में चुकानी पड़ती है। जो चुका देता है वो हॉर्मुज से निकल जाता है, जो नहीं चुकाता वो हफ्तों वहीं समंदर के बीच फंसा रहता है। ईरान उन पर कंट्रोल और स्पीड अटैक बोट से हमला करता है। कई जहाजों को ईरान जब्त भी कर चुका है। इनमें MNC फ्रांसेस्का और ईपा मिनोड्स भी शामिल हैं। हॉर्मुज में अभी भारत के झंडे वाले 13 जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें 562 भारतीय नाविक हैं। विदेशी झंडे वाले जो जहाज फंसे हैं उनमें करीब 18,000 भारतीय नाविक सवार हैं। ईरान का दावा है कि अब हॉर्मुज कभी पुरानी स्थिति में नहीं लौटेगा। मतलब अब कभी भी हॉर्मुज में फीस दिए बगैर दुनिया का कोई जहाज तेल लेकर नहीं निकल पाएगा। हॉर्मुज का भविष्य कभी भी उसके अतीत जैसा नहीं होगा। भविष्य की सेवाओं के लिए शुल्क लगेगा और उसका भुगतान करना ही होगा। ये बात समझौते में स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी। टोल वसूलने का मुद्दा अस्वीकार है, लेकिन सर्विस चार्ज जरूरी होंगे। इसमें लागत आएगी। हॉर्मुज पर मुस्तफा की जिद, ट्रंप के पास क्या जवाब? क्या युद्ध से निकलने के लिए ट्रंप हॉर्मुज में सरेंडर कर देंगे? हमारी तलवार हमेशा हॉर्मुज स्ट्रेट पर लटकी रहेगी। ये बात तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कही, मगर ये लाइन सुप्रीम लीडर मुस्तफा की है। हॉर्मुज पर ट्रंप की कोई बात मुस्तफा नहीं मानेगी। अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर फायर ही फायर करेंगे। ये फायर एक ही शर्त पर रोकेंगे, जब ट्रंप समंदर में लगी नाकेबंदी हटा लेंगे। अब आपको बताते हैं समंदर में कहां पर अमेरिका ने नाकेबंदी लगाई है, जिससे मुस्तफा बहुत गुस्से में है। अमेरिका ने पहला नाका ओमान की खाड़ी में लगाया है। जब हॉर्मुज से जहाज अरब सागर की तरफ आते हैं तो पहले उन्हें ओमान की खाड़ी में ही आना पड़ता है। अमेरिका ने दूसरा नाका ओमान की खाड़ी के आखिरी छोर और हिंद महासागर के मुहाने पर लगाया है। ईरान के बंदरगाहों से जैसे ही उनके तेल से भरे जहाज हिंद महासागर की तरफ आते हैं, अमेरिकी नेवी उन्हें वहीं रोक लेती है।
पहले अपाचे हेलीकॉप्टर से उन पर फायरिंग करके क्रू को डराते हैं, फिर अमेरिकी नेवी के जवान रस्सी डालकर ईरानी जहाजों के ऊपर उतर जाते हैं। क्रू को छोड़ दिया जाता है और उनमें लदा लाखों बैरल तेल अमेरिका चुरा लेता है। ट्रंप खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। I mean, the straits are going to open immediately. It's fun signing. Maybe it'll be Saturday or Monday. Where's their deadline, though, to get from this to a final deal? We think it's going to go pretty quickly. I don't want to say a deadline because if I say a deadline, you'll say, "Oh, he didn't meet the deadline." You know, this is like, it's not going to matter much because it's going to get signed, and the strait is open. But the straits have been open for a number of months already, and you just didn't know about it. You know, you as reporters weren't able to get it. I just announced yesterday that we brought a lot of ships through, and nobody knew about it. I guess we did a pretty good job, Peter, right? ईरान के पास ड्रोन और मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है जो हॉर्मुज के पास सुरंगों में मौजूद है। ऐसे में अमेरिका कैसे ईरान के जहाजों को तेल लेकर आगे नहीं जाने दे रहा है? अमेरिका का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में डेरा डाले हुए है। ईरान के तट से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर दक्षिण में ये पोजीशन लिए हुए है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को बैकअप देने के लिए अरब सागर और उत्तरी लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत मौजूद है। इन्हीं की मदद से अमेरिका ओमान की खाड़ी से हिंद महासागर के मुहाने तक और लाल सागर तक दबदबा बनाए हुए है। ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज के दक्षिण में 10 से ज्यादा अमेरिकी डिस्ट्रॉयर तैनात हैं जो ट्रंप का ऑर्डर मिलते ही विध्वंस कर सकते हैं। इसके अलावा टोही विमान, रडार और सैटेलाइट के जरिए समंदर में ईरान की हर एक्टिविटी पर अमेरिका की नजर है। अमेरिका 3 दिन पहले अपनी ताकत दिखा चुका है जब उसने समंदर से ही सबसे ज्यादा हमले ईरान पर किए थे। टॉम हॉक मिसाइलों से ईरान में कहर ढा दिया था। Blockade is ironclad, which it is, and we were able to move commercial shipping in and out of the Strait of Hormuz. Who controls the Strait of Hormuz? And President Trump said it, and he's right. The United States of America controls the Strait of Hormuz. We're able to bring oil in and out and other things with partners, and have done so now for weeks and weeks in ways the Iranians don't want to acknowledge. That's a powerful reality on the ground. Add that to what the United States military, what Central Command did to their Navy, to their Air Force, to their air defenses, to their power projection capabilities, and we know exactly on this ledger who's on the strong end and who is not.